विष्णु जी के वो 1000 नाम इतने पावरफुल हैं। रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, घर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। जहाँ नेगेटिव ग्रह माइंड को नेगेटिव कर देते हैं, वहाँ पॉजिटिव ग्रह थोड़ी सी विजडम लेकर आते हैं। रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, मैंने बहुत गलत कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सेपरेटिव प्लैनेट सबसे बड़ा सूर्य है या और कोई? किसी भी चीज़ का बहुत स्ट्रांगली होना या ना होना 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डॉक्टर पूजा के साथ अभी हमने बात की कौन से ग्रह पावरफुल होता है और एग्जैक्टली मार्केस की क्या कंडीशन, तो मार्केस से डरना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर अभी सवालों के क्रम में एक जिज्ञासा आई थी दर्शक की और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि हमें डॉक्टर पूजा के साथ ज़रूर इसका जवाब जानना चाहिए। सवाल है डॉक्टर पूजा, शादियों में जी लोगों अक्सर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और कई बार हाँ शादी होते ही पता चलता है बिल्कुल नहीं पट रही है, निभ ही नहीं पा रहा, लोग डिवोर्स तक की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। सब कुछ अच्छा था, ग्रह योग अच्छे देखे गए और कहते हैं गुण मिलान वाली जो सिचुएशन है वो भी अच्छी पाई गई, इसके बावजूद प्रॉब्लम कहाँ आती है एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, शादी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 7th हाउस, जो हमारा हाउस ऑफ मैरिज होता है। इसके अलावा हमारा 12th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो हमारा बेडरूम प्लेजर्स का घर माना जाता है। 2nd हाउस हमारा फैमिली का भाव होता है और 4था भाव हमारा सुख भाव होता है। तो ये कुछ हाउसेस होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ में शुक्र की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, सप्तमेश की स्थिति क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास कई केसेस आते हैं कि डिवोर्स केस जैसे आया तो हम उसमें पूछते हैं कि कुंडली मिलाई थी शादी से पहले, तो वो हमें बोलते हैं हाँ जी कुंडली तो मिलवाई थी हमने और अच्छे खासे गुण मिल गए, 28-30 गुण मिल गए। तो पंडित जी ने बोला जी बहुत अच्छी आपकी कुंडली मिली है, आप शादी कर लीजिए। लेकिन सिर्फ गुण मिलान नहीं इनफ होता किसी की भी शादी में। आप देखिए, आप शादी करते हैं तो खुश रहने के लिए करते हैं, राइट? आप चाहते हैं आपकी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ आगे बने, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच करे। सो गुण मिलान में काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि शुक्र दोनों की कुंडली में कैसा है, लड़के की कुंडली में मंगल कैसा है। मंगल इज़ एनर्जी, ठीक है। 12th हाउस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि कई बार होता है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी मिसिंग होती है, तो वहाँ डेफिनेटली मैरिज में इफेक्ट आएगा। कई बार होता है कि लगन दोनों के बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे शत्रु ग्रह के आपके लगन हो गए या राशि आपकी डिफरेंट होगी तो मेंटल वेवलेंथ नहीं मैच करेगी। एक बहुत सैडिस्टिक होगा, एक बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होगा। तो वो ग्रहों की ग्रह मैत्री, हालांकि हमारे गुण मिलान में ये कवर होता है, बट मंगल की दशा, शुक्र की दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आगे आने वाली दशाएं, इमीडिएटली शादी के बाद जो दशाएं आपकी आने वाली हैं वो कैसी हैं। अगर आप सब जैसे हम कुंडली में राहु को हम ब्याहु भी कहते हैं कि राहु की दशाओं में शादी हो जाती है। राहु की दशा आती है तो हम कहते हैं हाँ अब आपकी शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन राहु ब्याहु कहलाता है, ठीक है। शादियां होती हैं राहु की दशा में कई बार, लेकिन राहु जब शादी करवाता है ना तो शादी के बाद एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत देता है। अब जैसे एक मेरे पास एक बार आई थी तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही है और शादी के योग बन रहे थे उनके, तो मैंने उन्हें बताया आपकी शादी के योग हैं, लेकिन उनकी कुछ मंथ्स की राहु की दशा थी। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था, मैंने कहा अगर आप अभी शादी करेंगे तो इमीडिएटली शादी के बाद आपकी राहु की दशा है, तो वो जो 8-10 महीने है ना वो एडजस्टमेंट के लिए बड़े टफ रहेंगे आपके आफ्टर मैरिज, क्योंकि राहु ना आपको कहीं फोकस नहीं करने देता, एडजस्ट नहीं करने देता, आपको इरिटेट, मतलब माइंड में बहुत इरिटेशन और बंदा ना बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाता है राहु की दशा में। एक गर्ल अगर शादी करके जा रही है, राहु की दशा स्टार्ट हो गई तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी। तो या तो आप सामने वाले बंदे को बताइए कि आपकी मैरिज के बाद अगला 1-1.5 साल टफ है,
तो यहाँ पे एक माइंड में चीज़ आ जाती है कि ये 1.5 साल मेरे एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ है, तो मुझे शांत रहना है, मुझे पेशेंस रखना है। ये गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम गुण मिलान करते हैं। मतलब वो बुरे ग्रह की दशा को निकलने की बात। बिल्कुल, जब वो निकल जाएगा उतना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है कि डिवोर्स की दशाएं बन रही होती हैं, ठीक है। हमारे पास कई केसेस आते हैं, मेरी खुद की फैमिली में एक ऐसा केस था जहाँ पे लड़की छोड़ के चली गई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, आप इसको टालिए, आप इसको 10 महीने टालिए, एंड नेक्स्ट ईयर मई के बाद वो लड़की अपने आप वापस आ जाएगी। तो अगर वो 10 महीने में लड़का भी रिएक्ट करता, लड़की तो रिएक्ट कर ही रही है, तो डिवोर्स तो हो ही जाता। अगर वो नेगेटिव दशा का पीरियड आपका निकल गया है, ग्रह गोचर दशाएं बदली हैं, तो इंसान का माइंडसेट भी बदलता है, माइंडसेट पॉजिटिव भी होता है। जहाँ नेगेटिव ग्रह माइंड को नेगेटिव कर देते हैं, वहाँ पॉजिटिव ग्रह थोड़ी सी विजडम लेकर आते हैं, रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार मैंने बहुत गलत कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड ऑफ द डे मैं मैरिड हूँ, मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। तो एक विजडम सी आ जाती है कि नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ। विवेक का जागृत होना, विवेक का जागृत हो जाना जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप वो नेगेटिव फेज किसी तरह पार कर लें, जैसे अगर सूर्य सप्तम भाव में कहते हैं कि सेपरेशन देता है, सूर्य की दशा आपकी आ गई, ठीक है। ऐसा एक केस आया था मेरे पास सूर्य सप्तम भाव में, एंड वो कह रहा था कि मेरे से नहीं रहा जा रहा, अब इस शादी में और नहीं रहा जा, उसका सूर्य की दशा चल रही थी। तो मैंने उनको बोला आप कुछ महीने के लिए ना आप ट्रांसफ़र लेके कहीं और चले जाइए। तो उन्होंने 5-6 महीने का ट्रांसफ़र लेके अपने आप को दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो सूर्य सेपरेट करता है, या तो आप डिवोर्स लेके सेपरेट हो जाओ, या आप वैसे फिजिकली सेपरेट हो जाओ उस टाइम फ्रेम के लिए जहाँ आपका आर्ग्यूमेंट ही ना हो ना। सेपरेशन करना है ना, तो इस तरीके से कर दीजिए। जब सूर्य की दशा खत्म हुई, जब उसके बाद नेक्स्ट दशा आई, तो माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, मैरिज फिर से ठीक हो गई। डॉक्टर पूजा, सेपरेटिव प्लैनेट सबसे बड़ा सूर्य है या और कोई? नहीं, सेपरेटिव प्लैनेट सूर्य, अगर 7th हाउस में आपका सूर्य है, राहु है, ठीक है, केतु भी डिटैचमेंट देता है स्पाउस से बहुत ज़्यादा, और राहु सूर्य अगर 7th हाउस में हो, कोई क्रूर ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, मंगल और शनि की दृष्टि 7th हाउस में हो, तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सेपरेशन के। टोटल क्युमुलेटिव इफेक्ट, टोटल कितने हैं इस पर जी किसी एक ग्रह से डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सेपरेट कर देगा या एक ग्रह से डिसाइड नहीं करते हैं। कुंडली में किसी भी चीज़ का बहुत स्ट्रांगली होना या ना होना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है जी। पहला तो हम देखेंगे कि वो घर पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल हम मैरिज देख रहे हैं तो वो हाउस कितना स्ट्रांग है। दूसरा, वहाँ पे जो राशि है उस राशि का स्वामी कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और तीसरा, उस घर का जो कारक तत्व ग्रह है, जैसे मैरिज का कारक तत्व ग्रह शुक्र माना जाता है, शुक्र कुंडली में कितना स्ट्रांग है। ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए हमें। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे ही हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। कई बार होता है कि मैरिज एवरेज चलती है। अब जैसे एक केस आया था, उन साफ दिख रहा था कि उनकी वाइफ बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा शकी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा देखिए, किसी की पर्सनालिटी नहीं चेंज हो सकती है, आप इतने साल हो गए आपकी शादी में, ये ऐसे ही चलेगा, खटपट खटपट करके चलेगा, शादी नहीं टूटेगी लेकिन ये शादी ऐसे ही चलेगी, मतलब पूरी जिंदगी का, क्योंकि आपकी वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा है ऐसा पार्टनर, तो वो पार्टनर आपको वैसा ही मिला। सुधार की कितनी गुंजाइश है? सुधार की गुंजाइश देखिए, रेमेडीज से फ़र्क पड़ता है काफ़ी हद तक, और साथ में दशाएं बदलती हैं तो इंसान का माइंडसेट भी बदलता है। रेमेडीज़ करवाते हैं, रेमेडीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 30-40% इम्पैक्ट आता है रेमेडीज़ का। जस्ट अगर किसी की क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों की वैवाहिक लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, उन्हें बैलेंसिंग समझ में नहीं आता, उनकी सारी परिस्थितियाँ जो है उस शादी के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, चाहते ना चाहते। ऐसे केस में लेकिन उनके जहन में है कि मुझे अपनी शादी को चलाना है और अच्छा चलाना है। कहते हैं सिर्फ घिसटना नहीं है बल्कि एक स्मूथनेस चाहिए। ऐसे कुछ पावरफुल तरीके हैं क्या?
देखिए बिल्कुल, अगर हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो पावरफुल तरीके होते हैं। घर में शांति बनाए रखने के बहुत से तरीके होते हैं कि एक अगर इंसान एग्रेसिव है तो दूसरा शांत रहे, ये तो हम सभी को मालूम है। कुंडली के हिसाब से अगर हम 7th हाउस के का जो हमारा स्वामी है, जो राशि है, उस राशि के उपाय करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा अनबन है, अगर आप शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया हस्बैंड वाइफ मिलके जलाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की मांग में सिंदूर भरे, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने घर में आप कपूर का और लोभान का धुआं करें, समुद्री नमक से पोछा करें, इन रेमेडीज़ से बहुत पॉजिटिविटी आती है। बेसिकली कब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है? जब घर में बहुत नेगेटिविटी है, या फिर आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आ गए हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या आपकी पर्सनालिटी मिसमैच है। पर्सनालिटी मिसमैच के केसेस में देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है कि एक बहुत एग्रेसिव है, एक बहुत शांत, तो शांत वाला दब जाता है, या तो वो दब के एक एक्सेप्टेंस मोड में आ जाए कि यही मेरी लाइफ है, तब तो लाइफ चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर जहाँ पे थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश होती है, वो रेमेडीज़ बहुत अच्छी काम करती है और पॉजिटिव इफेक्ट आता भी है रेमेडीज़ का। बिल्कुल। ये रेमेडीज़ काम कैसे करती हैं डॉक्टर पूजा? काम कैसे करती हैं? देखिए, एक तो मंत्र सिद्धि होती है कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों में आपको पता है कि हमारे वैदिक मंत्रों में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, वाइब्रेशंस हैं जो पॉजिटिविटी फैलाती हैं। अगर आप अपने घर में रोज़ सुबह उठ के विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र लगा देंगे ना, तो विष्णु जी के वो 1000 नाम इतने पावरफुल हैं, रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, घर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। आप 1 महीना लगा के देखिए, रोज़ सुबह उठ के विष्णु सहस्त्र नाम लगा दीजिए, एलेक्सा पे लगा दीजिए, मोबाइल पे लगा दीजिए, और देखिए आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जितनी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मंत्र सिद्धि से बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ ही समुद्री नमक का जो हम पोछा लगाते हैं, जो लोभान से, इंसेंस स्टिक से पूरे घर में हम धुआं करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, ये पवित्र चीज़ें हमारे जो धर्म में मानी गई हैं, इनका डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इनका सिर्फ माइंड सेट पे फ़र्क पड़ता है, या इनका ग्रहों के उपचार में इस्तेमाल होता है? ग्रहों के उपचार में भी बिल्कुल इस्तेमाल होता है। जिस तरह से अगर हमारा सूर्य अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा है, हमें वो रिकग्निशन, वो नेम फेम नहीं मिल रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब चेंज नहीं हो रही है, आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और देखिए, आप 40 डेज़ करके देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका जहाँ ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी आपके अगेंस्ट, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, सूर्य मंत्र करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। डॉक्टर पूजा जी, लव मैरिज, कोई पहले से पसंद आ गया, लड़की लड़के ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये शादी करनी है जी, एस्ट्रोलॉजी इस पर होनी चाहिए या नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए या नहीं, और अगर विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के दो लोगों ने आपस में शादी कर ली, कितना सही है? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो लिखा था आपको मिल गया, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करें या ना करें। सेम गोज़ विद लव मैरिज ऑल्सो। अगर आपने किसी को पसंद ऑलरेडी कर लिया है और आप बहुत स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे इसी बंदे से शादी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का पार्ट है वो इंसान, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। लोग लव मैरिज के केस में नहीं मिलाते गुण कि भाई ठीक है कि हमने पसंद कर लिया, हमें कोई वहम नहीं डालना, बट इसमें ना वहम की बात नहीं होती है। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप 2 कुंडलियों का मिलान करते हैं, देखिए कुंडली मिलान क्या होता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, 2-3 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी है, तभी आप इतना लंबा समय आप रिलेशनशिप में रहे और अब आगे शादी के लिए भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल मेंटल कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, सो दैट गोज विदाउट सेइंग। बट हाँ, अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो एज एन एस्ट्रोलॉजर वी कैन गाइड यू थ्रू द हाई एंड लो पीरियड ऑफ योर लाइफ आफ्टर द मैरिज, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक आपका रिलेशनशिप था, ग्रह दशाएं बहुत अच्छी थी, आपने शादी की सोची और शादी के कुछ टाइम बाद ही इंसान की, दोनों में से किसी एक की नेगेटिव दशा स्टार्ट हो गई है,
ठीक है, या फिर कोई ऐसी दशा हो गई है कि वो इंसान का डाउनफॉल हो सकता है, या फिर ऐसी दशा कि वो दूसरा इंसान, दोनों में से एक बीमार हो सकता है, या बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ऐसी दशाओं का इंडिकेशन अगर हम कुंडली मिलान के टाइम पे उन्हें दे दें तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि इससे शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई, मेरा नेगेटिव हो गया, या मैं बीमार पड़ गया, ठीक है ना, कि जब से इसके ये मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं या अच्छी हो गई हैं। देखिए, एक दूसरे की कुंडली का डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। हस्बैंड वाइफ की कुंडली जब एक हो जाती है ना तो ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पे को प्रभावित करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। वहाँ जहाँ नेगेटिव करते हैं पॉजिटिव भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तरह से गाइडेंस टूल की तरह आप लीजिए एस्ट्रोलॉजी को, वह मत डालिए, ठीक है। कंपैटिबिलिटी अब आपकी जितनी भी है, ठीक है, जितने भी गुण आ रहे हैं, एक जनरल गाइडेंस लीजिए कि आगे आने वाला समय शादी के बाद कैसा है, आगे जाके फैमिली प्लानिंग में सब सही रहेगा नहीं रहेगा, आगे हेल्थ सही रहेगी नहीं रहेगी, फाइनेंसेस सही रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये गाइडेंस ले सकते हैं। और उस केस में हमें कुंडली मिलान करना भी चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि हमारा ये पर्टिकुलर पीरियड टफ फेस रहेगा, ये पर्टिकुलर पीरियड हमारा अच्छा है, इसमें हमें मिल के और मेहनत करनी है और लाइफ में राइज करना है। सो टेक इट एज अ गाइडेंस। एक सामान्य जिज्ञासा जी, लेकिन ये बहुत कॉमन है। जस्ट किसी ने किसी के साथ लव मैरिज किया, सोच लिया, फैसला ले लिया, और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर ने एनालिसिस की, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर तो बायस्ड नहीं हो, तो सीधे सीधे चार्ट की एनालिसिस कर रहा है उस समय, और उसने देखा कि इस लड़के या इस लड़की की शादी हो रही है, बड़ी समस्या इन दोनों चार्टों के मिलने से होने वाली है। तो किसी को फैसला किस में करना चाहिए? क्या अगर वो चार्ट बदल, यानी कि अगर वो शादी टाल दी जाए, तो क्या इससे किस्मत बदल सकती है? देखिए, कई बार इससे किस्मत बदलती है, ठीक है। कई बार अगर वो टाल दी जाए किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, अच्छा, तो भी फर्क पड़ता है कि बड़ी समस्या आने वाली है। किसकी कुंडली में बड़ी समस्या आने वाली है? लड़के की कुंडली में कोई ऐसी दशा आ रही है जहाँ पे उसको दिक्कत परेशानी आ रही है, मार्केज की दशा है, 7.5 का पीरियड है, राहु केतु की दशाएं हैं, नेगेटिव पीरियड है, साल का है, 1.5 का है, तो आप एडवाइस कीजिए कि 1.5 साल रुक के शादी कीजिए, विलम्ब कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए मैरिज। क्योंकि देखिए, लोगों को ना शादी की बहुत क्रेज़ होता है। अगर हम उन्हें बोले ना 1.5 साल और रुक जाओ, आजकल 30-31 तक तो लोग पहुंच ही जाते हैं, फिर वो कहते हैं अब हम 1.5 साल और रुकें, 33-34 के हो जाएंगे तब शादी करें। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आप शादी जल्दी करके परेशान हो रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, या कि आप मतलब 1.5 साल बाद शादी पोस्टपोन करके एक अच्छी मैरिज जी रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो चॉइस इज़ योर्स। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं रिश्ते में आके नेगेटिविटी बढ़ाने की अपेक्षा रिश्ते में ना जुड़ के पहले उससे शांत होने दीजिए, ग्रहों को शांत होने दीजिए और फिर शादी कीजिए, आपकी अच्छी जाएगी दशाएं। क्योंकि देखिए, शुरू का पहला 1-1.5 साल ही मेकिंग और ब्रेकिंग पीरियड होता है शादी का। अगर वही नेगेटिव हो गया, आप एडजस्ट नहीं कर पाए, तो मन में कितनी कड़वाहट भर जाएगी। फिर वो जो फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, जो हो गया, वो सारी लाइफ घूमता है माइंड में। अगर अच्छा पीरियड है, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, लविंगली आप रह रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कमाई भी अच्छी है, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो लाइफ आगे, लाइफ का बेस अच्छा है। अगर शुरुआत ही आपने नेगेटिव करी, आप शादी के बाद लॉसेस हो गए, बीमार हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपका वो पहला साल लाइफ भर की कड़वाहट नहीं भर देगा आपके मन में। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर पूजा इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। दर्शकों को बहुत जानकारियाँ मिली होंगी और हम डॉक्टर पूजा के साथ बहुत सारे एपिसोड करेंगे, तो आपकी जिज्ञासाओं को शामिल करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिख सकते हैं। थैंक यू जी।